हम फिल्मों के माध्यम से बहुत सारे हीरो यानी नायकों से रूबरू हुए हैं, लेकिन अब हम जानेंगे आपके आसपास के उन रियल जिंदगी के नायकों के बारे में जिनका उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विशेष योगदान है। ऐसे असल नायकों से रूबरू कराएंगे टीवी 30 इंडिया के नए कार्यक्रम यूपी के नायक के माध्यम से। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले हाथरस के एक गांव में जन्मे रियल नायक उद्योगपति समाज सेवी राधा रमन अग्रवाल जी से। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का विशेष कार्यक्रम यूपी के नायक और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उन योद्धाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो कि प्रेरणा बने हैं उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए। तो इसी के तहत हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के सादाबाद क्षेत्र में, जहां पर आज हम आपकी उस शख्स से मुलाकात कराएंगे जिस शख्स ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है लोगों के बीच में। तो हम बात कर रहे हैं राधा रमन अग्रवाल उर्फ राजू भैया, जो कि समाज सेवी हैं और व्यवसायी हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। नमस्कार सर। आपके विषय में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी सुनी लोगों के द्वारा, तो हमें लगा कि नहीं, आप वाकई में यूपी के नायक हो और आपको इस कार्यक्रम में हमें लेना चाहिए। और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता की, आपके सामाजिक जीवन के बारे में, आपके व्यावसायिक जीवन के बारे में, जो आप व्यापार में जो आपने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम लाए और बहुत सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप नए नए बदलाव और नई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर हमने चाहा कि जो युवा वर्ग है, जो आप जैसा बनना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जानकारी और लाभप्रद साबित होंगी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने विषय में बताएं थोड़ा सा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और घर परिवार के बारे में। हमारा जो निवास स्थान, जो मूल निवास स्थान था, सादाबाद से 7 किलोमीटर दूर राया रोड पर एक झगरार गांव है। वहाँ के हमारे बाबा जो है वो सादाबाद आए और हमारे पिताजी का जन्म और जितने चाचा वगैरह हैं सबका जन्म सादाबाद ही हुआ। करीब गांव से आए हुए हमको 70 साल करीब हो गए। गांव से और एक शहर की तरफ कह सकते हैं, कस्बे की तरफ कह सकते हैं, आपने जो है आए तो यहाँ पे किस सोच के साथ, यानी कि आपके पूर्वज आए, आपके पिताजी आए, आपके बाबा आए, तो वो लोग किस सोच के साथ यहाँ पे कोई व्यापार की शुरुआत करने या किस वो गांव से जो है कस्बे की तरफ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई उस सोच से आए। थोड़ा बहुत ये है कि यहाँ बिजनेस करेंगे तो गांव में हो नहीं पाता, इसलिए वो यहाँ वो बसावट की। अच्छा, जैसा हमें जानकारी मिली कि आप लंबे समय से जो इस्पात का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, उससे जुड़े हुए हैं और बहुत लंबा समय हो गया, तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि ये जो आपके व्यापार की जो जर्नी है, आपकी बिजनेस की जो जर्नी है, जो कहाँ से शुरुआत हुई है, यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? व्यापार सबसे पहले जब बाबा गांव से आए तो पिताजी ने जो काम डाला था वो मेन बाज़ार जवाहर बाज़ार में, उसमें एक काम था हमारा हार्डवेयर का। उसमें कुटी की मशीन, कील, पत्ती, चोबा जो भी सामान है, इस सामान का वो विक्रय करते थे। और उस समय कोलू भी रखते थे और गन्ने की फसल बहुत होती थी। 40 कोलू थे पिताजी के पास, और जिससे यहाँ के क्षेत्रों के किसानों को जो है उसको आराम मिल सके, उनको जो अपना गन्ना पेरने के लिए मिल सके। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ हाथरस रोड पे जगह खरीदी उन्होंने, और इसके बाद में यहाँ उन्होंने जो है अपना लोहे और पत्थर का ये काम उन्होंने डाला। लोहे पत्थर का काम जैसा बहुत पुराना बताया जाता है, 1950 से। हाँ, हमारी जो फर्म जो पिताजी ने अपने नाम से रजिस्टर कराई, राम प्रसाद लोहा विक्रेता, वो मथुरा ज़िले में हमारा CST नंबर 151 था, यानी कि हम ज़िले में 151 नंबर पर रजिस्टर्ड थे सेंट्रल सेल टैक्स में। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक हमें जानकारी मिली कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे स्कूल कॉलेज हैं जो कि जिनका के संचालन आपके द्वारा होता है या उनकी जो है प्रबंध समिति में आप हो, तो कहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में ये क्यों जरूरी? क्योंकि जब एक लोहे का व्यापार चल रहा था, बढ़िया व्यापार चल रहा था, उसके बाद फिर शिक्षा के क्षेत्र में ये कहाँ से एक शुरुआत? भाई, लोहे का व्यापार अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है। व्यापार तो हमारा अपना जीवन उपार्जन के लिए ये तो हमें चाहिए, बाकी समाज के लिए कुछ करना है
तो उसकी वजह से ऐसी हमारे समाज ने कमेटियाँ बनाई और जिसमें हमें स्थान दिया और एक ऐसे प्रस्ताव पास हुए कि जो लड़कियां हैं किसी भी समाज की हों, सादाबाद की रहने वाली, उनके लिए जो है शिक्षण का पूरा इंतज़ाम हो। इसकी वजह से पहले जो है एक अग्रसेन इंटर कॉलेज खोला गया। अग्रसेन इंटर कॉलेज बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें भी करीब जो है इस समय 900-1000 करीब छात्रा हैं। और उसके बाद फिर आवश्यकता हुई कि इंटर करने के बाद डिग्री कॉलेज के लिए तो सादाबाद की जितनी भी लड़कियां हमारी बहन बेटियां जितनी थीं वो सादाबाद बस स्टैंड पर खड़ी रहती थीं और हाथरस जो है या आगरा बसों के द्वारा जाती थी। तो ये मन में ये हुआ कि लड़कियों के लिए भी जो है डिग्री कॉलेज खोला जाए और वो प्रस्ताव पास हुआ। उसमें एक से एक हमारे दानवीर मिले। सादाबाद में ही जो है एक माधव शरण जी और राधा चरण जी, उनका भी लोहे का काम है, उन्होंने जो है उसके लिए एक मोटा फंड दिया और माधव शरण जी ने अपनी पूरी ज़मीन दी। और उसके बाद में ये प्रस्ताव रखा कि ये हम ये सब चाह रहे हैं कि एक स्कूल का बन जाए, तो फिर हम लोगों ने जो है पूरे सहयोग से और उसको बनाया और अच्छा चल रहा है। इस समय 5 वर्ष हो गए। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार जैसा कि अब एक बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया है आपने अपने भाइयों के सहयोग से और पूरा एक यूनिटी के साथ, उस व्यापार की जो शुरुआत आपने कब से संभाला इस व्यापार को? क्योंकि ये पैतृक है, पिताजी आपके व्यापार से जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद आपने कब से उसको अपने हाथों में लिया? मेरे पास व्यापार मेरे हाथ में सन 1982 को आया। 1982 में मेरे पिताजी के पैर का एक्सीडेंट हुआ, मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ तो पैर उसमें निकला। उसके बाद में 82 से जो है मेरे हाथ में चार्ज आया और जब से आगे लगातार उन्नति कर रहे हैं हम, पीछे मुड़ के अभी तक हमने नहीं देखा। एक साथ जिम्मेदारी आ जाना, पिताजी के एक्सीडेंट की वजह से आप पे जिम्मेदारी आ गई और आपने व्यापार संभाला, उस दरमियान क्या था? यानी कि अगर आपको क्या लगता है कि व्यापार ही करना है या कहीं किसी सरकारी सर्विस में जाना है, जॉब करना है, या क्या कुछ और सोच? नहीं, पिताजी का व्यापार जमा हुआ था, अच्छा व्यापार था, उसी व्यापार को आगे बढ़ाया। इसमें हमारे जो भाई हैं, शेष चारों भाई, हम पांचों ने मिलकर खूब मेहनत की और उस व्यापार को दिन दूना रात चौगुना किया और जो जो हमें आवश्यकता चलती गई हम करते चले गए। भगवान की हम पर कृपा रही। बिल्कुल, क्योंकि हमें मालूम चला बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं आप और सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बड़ा आपका रुचि रहती है। और जैसा कि आपकी दिनचर्या के बारे में भी हम लोगों से बातचीत की तो हमें मालूम चला कि आप बहुत ही समय एक धार्मिक कार्यों के लिए विशेष तौर पे समय निकालते हैं, एक व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी। अच्छा, एक जो हम लोगों ने एक जानकारी हुई हमें चीज़ की कि एक मोक्ष धाम जो है यहाँ पे सादाबाद में, उसको लेकर आपने एक बहुत बड़ी पहल की, एक बहुत बड़ी एक ऐसा काम किया जो अब इस समय एक तरह से मील का पत्थर साबित हो रहा है। हर तरफ उसकी चर्चा है, दूर दूर तक चर्चा है। सादाबाद असल में मोक्षधाम की स्थिति बहुत ख़राब थी। वहाँ जो है मूंज खड़ी रहती थी, रेत था, कच्चा था, रहने का इंतजाम नहीं, तो उसको सुधारने का बीड़ा जो है हमारे पिताजी ने उठाया। वहाँ उन्होंने दिन रात बैठ कर वहाँ रह के और अपने सामने उसकी चारों तरफ की बाउंड्री कराना, नदी के तट पर सीढ़ी बनवाना, ये काम उन्होंने, उनका लाभ रहा। और जिनके जो शेष काम रह गए उसके बाद वो हमने संभाले और उसका पूरा देख रेख का, पूरी जिम्मेदारी का, जितने फंड की आवश्यकता होती है हम उसमें लगाते हैं और उसको एकदम सादाबाद का मेन एक जो है वो ऐसा स्तंभ बना दिया है कि लोग बाग आएँ और सादाबाद के मोक्षधाम को देखें तो तबीयत खुश हो जाती है। जब किसी में गमी में लोग बाग आते हैं और बाहर से, दूर से, और सादाबाद का मोक्षधाम देखते हैं तो ये कह के जाते हैं कि ऐसा मोक्षधाम हमने कहीं नहीं देखा। बिल्कुल, वो एक कठिन समय होता है किसी भी परिवार के लिए जब उनका कोई व्यक्ति गया होता है और जब उनके व्यक्ति उनसे दूर हुआ होता है, उस समय पे मानसिक तौर पर भी आदमी थोड़ा सा परेशान होता है और उस मोक्ष धाम में जाकर उसे वाकई में शांति महसूस होती है जब उसे लगता है कि नहीं ठीक है, यहाँ से मोह माया यहाँ से ख़त्म हो रही है, हमें ये एक जगह आखिरी जगह है जहाँ से अब हम आगे साथ नहीं दे सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप लोगों के द्वारा ऐसी चीज़ की जा रही है तो ये वाकई में सराहनीय है और लोगों तक पहुँच रही हैं ये चीज़ें और लोग सराहना कर रहे हैं चारों तरफ। एक और चीज़ हमें जानकारी मिली कि आपके द्वारा गोवर्धन सेवा समिति के द्वारा कुछ कार्यक्रम कराए जाते हैं जो सामाजिक तौर पे लोगों तक पहुंचते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा। उसके लिए हमने एक ऐसा किया था कि गिरिराज जी महाराज हमारे इष्ट देव हैं और हम चाहते हैं, हम तो पूजा करते ही हैं, सादाबाद की पूरी पब्लिक जो है टोटल
वहाँ दर्शन करें, दुग्धाभिषेक करें, उनके दर्शन करें। उसकी वजह से ये प्रोग्राम का ये आयोजन किया गया और हमने पहला प्रोग्राम जो है अभी 2019 में किया और बहुत बृहद स्तर पे किया, बहुत बढ़िया रहा। 2020 में हम कोविड की वजह से नहीं कर पाए और उससे जो है आपस में भाईचारा, मेल मिलाप सबसे जो है संबंध बने रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इतना बड़ा एक व्यापारिक पूरा एक आपने साम्राज्य खड़ा किया है, बहुत भाग दौड़ की जीवन है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में दिनचर्या क्या होती है, कहाँ से शुरुआत होती है दिन की, यानी कि जो अगर सुबह की पहली शुरुआत होती है कहाँ से होती है? क्योंकि इतना जब आप एक बड़ा टास्क लेकर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए पूरी तरह से खुद में चार्ज होकर निकलेंगे, तैयार होकर निकलेंगे, तो कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत तो अपना यही है, सुबह अपना 6 बजे उठना और उठने के बाद में अपना अखबार पढ़ना, चाय पीना और उसके बाद नहा धो के अपना सबसे पहला हम चार्ज होते हैं मंदिर। हमारे जो पिताजी ने जो उसकी स्थापना मेरे जन्म पे ही कराई थी। मेरा जन्म संवत 2020 में हुआ। 2020 में ही संवत 2020 में ही पिताजी ने मंदिर की स्थापना कराई और पिताजी का नियम था, वही नियम हमारा वो फॉलो चला आ रहा है। हमें सुबह ही सुबह जो है करीब 1-1.25 घंटे जो है भगवान जी की पूजा में समय लगता है और अपना नित्य नियम है, हम उसको करके मंदिर से पूरा फुल चार्ज होके अपने घर आते हैं और नाश्ता करने के बाद अपने काम पर निकल पड़ते हैं। अच्छा, इतना जब जिम्मेदारी भरा काम है तो परिवार के लिए कितना समय, यानी कि अगर बात करें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? परिवार के लिए समय एक नियम पिताजी बना गए कि दुकान जो हमारी जो है, अपने प्रतिष्ठान जो है वो 5:30 बजे जाड़ों में और गर्मियों में 6 बजे बंद हो जाते हैं और हम सब भाई 2 घंटे शाम को 6 बजे से और 8 बजे तक एक साथ अपनी जो है चर्चाएं करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है उसको सब दूर करते हैं और कल के लिए कोई काम हम बाकी नहीं छोड़ते। जो काम करना है उसको उसी टाइम में हम निपटाते हैं। व्यापार में जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो निश्चित तौर पे उसकी जो पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, वो मानसिक तौर पे परिवार से बहुत मजबूत होता है, तभी वो कुछ अच्छा कर पाता है। तो जब घर में आप रहते हैं तो एक घर में एक अच्छा समय एंजॉय करने के लिए कौन सी ऐसी हॉबी हैं आपके, कौन से ऐसे वो हैं कि जिनको आपको लगता है कि ये खाली समय जब अगर मुझे मिले एक इत्मीनान का समय तो उस समय मैं ये करना चाहता हूँ? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि शाम को जैसे 6 बजे प्रतिष्ठान बंद हो गए और 6 बजे से 8 बजे तक हम सब भाई आपस में मशगूल हुए। उसके बाद खाना खाया और टीवी पे जितने भी आजकल डिबेट आ रही हैं तो उन डिबेटों में बड़ा आनंद आता है, चीज़ देखते हैं, क्योंकि हम जो है थोड़े से संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमें थोड़ा सा हिंदुत्व वाली बातें हैं। तो जो आजकल हम मोदी जी का और योगी जी का जो हम देख रहे हैं इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और वो क्योंकि मोदी जी का ये है कि हमें करना है, वही बस हम ये है कि जब वो किसी काम को नहीं छोड़ते तो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं ये करना है, तो हम उसको आगे करने के बाद आगे विचार विमर्श करते हैं और करते हैं। कोई ऐसा पल आपके जब आप जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, उस दरमियान का कोई ऐसा पल जो शेयर करना चाहते हो, अपने परिवार से जुड़ा, अपने मित्रों से जुड़ा कोई ऐसा पल, कुछ खट्टा मीठा पल कि जो आपको आज तक याद हो, जो आपको लगे कि नहीं आप जब जिस समय स्कूल कॉलेज में जा रहे थे उस दरमियान का कोई ऐसा पल हो, जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस दरमियान का, या परिवार के साथ का कोई ऐसा पल जो आपको लगता है नहीं वो बहुत सुखद पल था, वो बहुत भावुक पल था या सुखद पल था, जिसके विषय में आप बताना चाहें? मेरा पढ़ाई में हमारी प्रारंभिक शिक्षा तो वासुदेव विद्या मंदिर में हुई और उनमें प्रिंसिपल थे हमारे मैन सिंह आचार्य। आज वो रिटायर्ड हो गए। पढ़ने में तो मैं खैर तेज रहा शुरू से, पर मेरी ठुकाई बहुत की उन्होंने और मुझे ठोक ठोक के उन्होंने इतना पक्का कर दिया पढ़ने के मामले में। उन्हीं की बदौलत आज जो है फिर मैं अपने स्कूल से कक्षा 8 करने के बाद साहब इंटर कॉलेज में 10th की। वहाँ भी हमारे ऐसे 2 शिक्षक थे, राम सनेही जी गणित के और क्या नाम उमा शंकर जी शर्मा कॉमर्स के। वो बहुत पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद में फिर वो बस थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद कहते कि बनिया अब तो इसको उनको पढ़ा पूरी क्लास को, तो वो जिम्मेदारी मिलती थी। और उसके यहाँ पढ़ने के बाद में फिर हमें जो है हाथरस सरस्वती इंटर कॉलेज गए तो वहाँ गोविंद शरण भारती जी उस समय प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने भी मेरी खूब ठिकाई की और उन्होंने पक्का कर दिया कि तू पक्का लाला है और तू सब तेरी जिम्मेदारी है क्लास की, तू अपना इसको अटेंड करेगा पूरी क्लास को। मैं अपना ऑफिस में जाता हूँ और पढ़ाने में मतलब और एन्जॉय भी बहुत थे। हमारे जितने भी साथी, जितने भी मेरे साथ पढ़े, मेरे हम सफ़र जितने भी थे, वो सब से मेरी आज तक किसी से कोई लड़ाई नहीं
और वैसे भी सादाबाद बस्ती में इतनी बड़ी बस्ती है, करीब 40,000 की आबादी है। मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मुझे प्यार से बुलाते हैं और सबके पास मैं प्यार से जाता हूँ। आप का एक ये लंबा सफ़र है, इस लंबे सफ़र में आपने व्यापार में भी नई नई उपलब्धियां पाई, सामाजिक कार्य भी आपने बहुत सारे किए जो लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में आपको क्या लगता है अभी क्या चीज़ ऐसी अधूरी रहेगी कि नहीं, कुछ जीवन में ये चीज़ और करनी है, अभी ऐसा और करना है, लोगों तक ऐसी चीज़ और पहुंचानी है? समाज के लिए मेरी जो है एक ही बस अंतिम इच्छा है कि एक सादाबाद में जो है हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के लिए जो जितने भी है, यहाँ ऐसी समस्या है कि सादाबाद में हॉस्पिटल तो हैं पर रात को कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता। एक हॉस्पिटल इस तरह का बन जाए और एक डॉक्टर रात का और एक डॉक्टर दिन में हर वक्त 24 घंटे रहे, जिससे गरीब लोगों को समय पर ना मालूम बहुत कम फीस में जो है उनको स्वास्थ्य लाभ होता रहे, उनकी चिकित्सा होती रहे। बस यही एक इच्छा है और बाकी इच्छा नहीं। जैसा कि अभी हम लोग बातचीत प्रारंभ करने से पहले बातचीत कर रहे थे और आपने एक बहुत ही भावुक पल के विषय में बताया था कि कभी आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपके भाई की तबीयत खराब हो गई थी उस दौरान की, तो क्या वो पल था, थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसे लगा कि वो दौर? अभी मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना ये अभी मेरे से 15 दिन पहले ही एक गुजरी है। मेरे से दूसरे नंबर का छोटा भाई श्री वल्लभ सुबह स्नान करने गया और स्नान करने में बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ था, हवा चल रही थी। हवा चलने की वजह से उसने वो खिड़की गलती से बंद कर दी और दरवाज़ा भी बंद कर लिया और उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की कमी होने पर वो वहाँ बेहोश हो गया। मेरी उस समय जो है इतनी घबराहट बढ़ गई, तो मेरे सामने सब कुछ खो चुके थे। वो तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो है उनको तुरंत आगरा ले गए और उनको उसी दिन जो है 8 घंटे बाद उनको होश आया, तब जी में जीना आई। क्योंकि ये मेरे भाई हैं चारों, तो मेरे दाएं बाएं हाथ हैं, बिना मैंने इनके कुछ नहीं, और इन लोगों का मेरा सहयोग रहता है और मेरी जो है हिम्मत को बढ़ाते रहते हैं। कोल्ड स्टोरेज के बारे में, क्योंकि जब ये पूरा जो क्षेत्र है ये आलू की फसल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कोल्ड काफ़ी बहुतायत में है, ऐसे में एक अलग आपने छवि बनाई है। एक आपके कोल्ड का नाम है, कोल्ड स्टोरेज का नाम है और 3 फर्में हैं आपकी कोल्ड की, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से, यानी कि ये चीज़ आपके दिमाग में आई कि नहीं अब, क्योंकि जहाँ पे एक लोहे का व्यापार चल रहा हो वहाँ पे चलिए आपने शिक्षा के तौर शिक्षा संस्थानों में तो आप इसलिए गए क्योंकि आपको सामाजिक कार्य करने थे, लोगों के लिए जो समाज से आपको मिला उसके बदले में कुछ आपको भी वापस करना था, लेकिन कोल्ड स्टोरेज कहाँ से एक दिमाग में आया? कोल्ड स्टोर की समस्या, हमारे यहाँ का क्षेत्र पूरा जो है गेहूं से और गन्ना से, गन्ने की फसल तो ख़त्म हो ही गई, इससे ये खंदौली के पास लगा होने की वजह से ये आलू के क्षेत्र के रूप में पूरा विकसित हुआ। और हमारा कोल्ड लगाने से पहले सादाबाद में मात्र 3 कोल्ड स्टोरेज थे। वो भी हमारे एक चाचा जी का मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज, एक बड़े चाचा जी का अग्रवाल आइसन कोल्ड स्टोरेज और एक कोल्ड स्टोरेज समय हरचरण लाल आइसन कोल्ड स्टोरेज था। 3 थे। और आलू इतना ज़्यादा पैदा होने लगा कि किसानों का आलू जो है वो सड़क पर फेंकना पड़ता था, कोई दाम नहीं मिलते थे, रखने की कोई जगह नहीं थी। तो ये विचार किया क्यों ना हम कोल्ड को बना दें। तो 1998 में हमने एक जो है पहला कोल्ड स्टोर लगाया जिसकी क्षमता 1,08,000 कुंटल की है। और पहली साल थी लगाने के बाद में जब किसानों के साथ हमारा मिलना जुलना हुआ तो और आवश्यकता पड़ी, तो किसानों की ही डिमांड पे 2004 में दूसरी यूनिट लगाई और वहाँ से भी उससे भी पूर्ति नहीं हुई तो 2012 में एक तीसरी यूनिट लगानी पड़ी। वही जो किसान जो हमारे यहाँ 1998 में जुड़े थे वो भी 50 कट्टे 100 कट्टे करने वाले थे, आज वो 2,000 3,000 कट्टे कर रहे हैं। और वही किसान परिवार हमारा वो सब चला आ रहा है और किसी से हमारा कोई विवाद नहीं है और वो हमारा लेन देन और वो बिल्कुल एकदम पाक साफ क्लीन रहता है, किसी को कोई किसान को परेशान। एक जो बात हम लोग अभी चर्चा करना भूल गए थे, एक आपने भी मार्केट बनाई है, काफ़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसके बारे में, क्योंकि ये एक आइडिया आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आप कोल्ड स्टोरेज यानी कि कृषि से भी जुड़े हुए कामों में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं, व्यापार भी अपना कर रहे हैं, फिर ये आइडिया कहाँ से आया? ये असल में जगह ये हमारे पिताजी की ली हुई खरीदी पड़ी थी
सादाबाद का बाज़ार जो है इतना छोटा बाज़ार है कि सादाबाद में मुश्किल से 400-500 दुकानदार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और हमारा क्षेत्र चारों तरफ इतना है, करीब 15-15 किलोमीटर चारों तरफ का, कम से कम 250 किसान मतलब जो आबादी जो है 250 गाँवों की वो सादाबाद से लगती है। तो एक ऐसी मार्केट बनाई जाए जिसमें 100 दुकान, उसमें सब तरह की दुकानें हों और सब लोगों को आगे व्यापार करने का मिले और अपने जाएं। बहुत से लोग परेशान हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या कराऊं, कोई दुकान नहीं मिलती, तो उसके हिसाब से जो है ये मार्केट बनाई, उसमें कुछ थोड़े से जो आवासीय फ्लैट भी बनाए और हमें काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट मिल रहा है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें दुकान चाहिए, हमारे लिए ज़रूर रखना। अच्छा, उसमें कितनी दुकानें के कॉमर्शियल जो स्पेस है उसमें कितनी शॉप हैं? कॉमर्शियल स्पेस में करीब 100 के करीब शॉप है, 20 के करीब गोदाउन है और पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था है। अगर 100 दुकानों के लिए अगर 100 गाड़ी भी आती हैं तो उसकी पूरी व्यवस्था है। पार्किंग और जगह की फैलावट पूरी देखिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। एक अंतिम हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा दर्शक हैं, उनके लिए कि वो जो युवा दर्शक हैं उनके लिए कोई ऐसी टिप्स हो, कोई ऐसी चीज़ें हों जिनसे कि व्यापार में या अपने सामाजिक क्षेत्रों में जो आगे बढ़ सकें, किन चीज़ों को फॉलो करें जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके? सबसे प्रथम बात इसमें यह है कि सबसे पहले परिवार की एकजुटता। कोई भी आदमी, कोई भी उद्यमी, कोई भी कुछ जो काम करना चाहता हो, सर्विस वाला हो, उसके परिवार में सबसे पहले एकता ज़रूरी है और सब में एकता ज़रूरी है। फिर विचार अगर सबके अगर एक से मिलते हैं तो कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है, आदमी काम करते ले जाएगा। आज हम 5 भाई इकट्ठे हैं, आज हमको 50 लाख का काम करना, हम 5 इकट्ठे कर लेंगे और मान लो मैं अकेला हूँ तो नहीं कर सकता। तो कितना भी बड़ा काम हो या कितना भी छोटा हो। और दूसरा एक मेन ईमानदारी से अपने अगर नियम से और अपने सही काम कर रहे हैं तो आपको कहीं भी रुकावट नहीं मिलेगी। मैं ये कहता हूँ कि सब काम जो है लोग अपने नियम से और ईमानदारी से काम करें तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने TV30 इंडिया को समय दिया और अपने विषय में बताया। युवाओं के विषय को लेकर भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो प्रेरित होंगे। कैसे आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया इस विषय में बताया और युवा इससे कितना आगे सीख ले सकते हैं और किन चीज़ों को और अपने जीवन में धारण कर सकते हैं उस विषय में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। TV30 इंडिया आपको हर बार ऐसे ही बधाई दे और क्योंकि TV30 इंडिया भी ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहता है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो वाकई में जो उत्तर प्रदेश के विकास में, चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे वो सामाजिक विकास हो, उसमें एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। उनमें से एक आप भी हैं। तो TV30 इंडिया आपको एक बार दोबारा से धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रोग्राम लगा बहुत अच्छा लगा। बस मेरी जितनी भी कामयाबी की वो हैं, हम 5 भाई के अलावा हम चाचा ताऊ के कुल 14 भाई हैं और 14 भाइयों का जो है मुझे इतना प्यार मिलता है, उसकी वजह से उस काम को जो है हम आँख मीच के करते चले जाते हैं। समाज का काम है, कोई समाज के काम में कोई पैसे की कोई बात आती है तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटते। पहले समाज है, हमें उन्हीं लोगों से कमाया, हम अगर हम उन्हीं पर खर्च कर रहे हैं तो हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है। और आपका ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपकी टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन के नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर एवं मेल के माध्यम से हमें सूचित करके बताएं। यदि आपके भी आसपास हैं कोई ऐसे असल जिंदगी के नायक, हम प्रयास करेंगे उन्हें अगले अपने एपिसोड में सम्मिलित करने का।